आप हमें अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं नवीन मंगला हूँ। मैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में 20 सालों से विभिन्न जिम्मेदारियों से वर्तमान में मैं पार्टी का जिला महामंत्री के रूप में देख रहा हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि एजुकेशन आपके लिए क्या मायने रखती है? एजुकेशन को सोनीपत में लाना, हायर इंटरनेशनल एजुकेशन को सोनीपत में लाना के बारे में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा के बारे में निश्चित तौर पे शिक्षा का विस्तार तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित वर्ग, शिक्षित व्यक्ति ही समाज की दिशा को बदलता है। चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो, आप विश्व में किसी भी स्तर पे देख सकते हो जहाँ शिक्षा को बढ़ावा मिला है, वहाँ के व्यवहार में, वहाँ के व्यापार में, वहाँ के वातावरण में एक निश्चित तौर पर परिवर्तन आया। तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है हर चीज़। तो आप ये बताइए कि जब कांग्रेस के टाइम पे हमारे एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक सपना देखा एजुकेशन सिटी को लाने का सोनीपत के अंदर, तो उस टाइम पर लोगों का, किसानों का ये दावा है कि हमारे से जो लैंड थी वो ज़बरदस्ती ले ली गई और दे दी गई। उस पर आप लोग का क्या कहना है? उन्हीं की निश्चित तौर पे वो सरकार ही प्रॉपर्टी डीलर की सरकार थी। वो जीजा जी को खुश करने के लिए, आप समझो, एक रावण वाड्रा राहुल गांधी जी के जीजा है, और उस टाइम में बड़ा ये एक आंदोलन भी कह सकता हूँ मैं इसको, जीजा जी को खुश करने के लिए हरियाणा की बेशकीमती संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेचा गया, चाहे गुड़गांव हो, चाहे हरियाणा का कोई भी क्षेत्र हो। तो उनकी प्रॉपर्टी डीलर की सरकार थी और उन्होंने इसी विषय के लिए और इसी मकसद के लिए उसको खरीदा था, और उसको एक चैनल के माध्यम से कि मैं सरकार को इन्वॉल्व करके और वो माध्यम अपना के और वो उनको खुश करने के लिए सारा काम किया गया था। तो जैसे कि लोगों का कहना था कि भाई हमारे से तो 12.6 लाख में ली गई और फिर करोड़ों के भाव में बेची गई। उन्होंने ये भी कहा किसानों ने कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करी इस चीज़ को लेके, पर आज तक भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। थोड़े से कंपेंसेशन रेट्स बढ़े थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है कि मतलब क्या ये एक फेयर डील थी या नहीं थी? क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने एज अ प्रॉपर्टी डीलर एक्ट करा है rather than as a fair arbitrator, because जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, पर उन्होंने क्या किया, लोगों को सिर्फ खंजर मारा। क्योंकि वो उनका जो मकसद था ना कि भाई 2014 में उनको ये सपने भी दिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ इतने बड़े मैंडेट से बनेगी, तो वो अपने काम पे निरंतर लगे हुए थे। 10 साल की सरकार थी उनकी। उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया सरकार के माध्यम से कि ज़मीनें खरीद लो, किसान भोला भाला है, हरियाणा किसान सबको पता भोला भाला है, उनसे ज़मीन ले ली गई। और उनको ये था कि 2014 के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए फिर सिस्टम में बदलाव करके वो ज़मीन उनको दे देंगी। उनका कोई ये विषय नहीं था कि एजुकेशन सिटी यहाँ खुले। उनका काम था अपने आकाओं को जो दिल्ली में बैठे हैं उनको खुश करना, और ये होता। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आती तो ये आप देखते कि ये होता, जरूर होता है। आप किसी विषय को आप जोड़ के देखें, केएमपी और केजीपी शुरू हुआ इनके समय में निश्चित तौर पे, पर उसका उद्घाटन किया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। और जब वो शुरू किया तो आप ये देखो कितना बड़ा एजुकेशन है किसानों का चला हुआ था, उनको सेटिस्फाई करके आज केजीपी और केएमपी लगातार चला हुआ। तो और जो किसान थे उनका ये भी कहना था कि हमारे से तो लैंड इस वादे में लिया गया था कि यहाँ पर एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी, इतना सारा डेवलपमेंट करा जाएगा, पर आज तक भी वो लैंड वहाँ पर अनयूटिलाइज्ड, अनडेवलप्ड और बैरन पड़ी है। इस पे आपका क्या कहना है? और इस पे कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि भाई हमारी तो सिर्फ सरकार ही बदल गई, हमारे को तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उनका तो सिर्फ फूट डालने का काम था और ताकि कांग्रेस पार्टी को नीचे दिखा सके। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो झूठे प्रलोभन देगी। अगर वो इतने प्रलोभन ना देते किसानों को तो किसानों की बात तो में नहीं आता। उनको एक लाभ दिया गया, एक लोभ दिया गया कि आप हमें ज़मीनें दो, हम आपके बच्चों के लिए ऐसे ऐसे करेंगे। एक सपना दिखाया गया, और वो सपना, जैसे मैं पहले बता रहा था, वो सपना कभी नहीं पूरा होना था। आज 10 साल से हरियाणा में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप किसी भी विषय को उठा के देख लो, कहीं ज़मीन एक्वायर हुई है, खरगोदा में हुई है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना मारुति है, क्या किसी किसान ने एजुकेशन किया है? वहाँ पे हुड्डा जो बोलते हैं, हुड्डा, उसका नाम भी चेंज हो गया हुड्डा का,
वहाँ पे प्लॉटिंग हुई, बहुत अच्छे बिल्डरों ने और दिल्ली के वालों ने ली, और वहाँ पे कीमत अपने आप बढ़ी, उसमें किसी भी डीलर का कोई रोल नहीं है। और आप ये देखना, ऑन रिकॉर्ड देखना कि वहाँ कोई एजुकेशन नहीं हुआ, इससे तो कितनी ज़्यादा जगह वहाँ एक्वायर हुई। तो उनका तो विषय ही वो था और उद्देश्य ही था कि ज़मीन को कैच करना, जो आप यूज़ कर रहे हो जो शब्द बार बार कि उनकी ज़मीन को खरीदना। बेसिकली ये शब्द नहीं होता हरियाणा सरकार में, किसी भी सरकार में एक्वायरमेंट बोलते हैं उसको। पर निश्चित तौर पर जो आप शब्द यूज कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, वो खरीदना ही था, खरीदना था, क्यों प्रॉपर्टी डीलर की तरह ऐड करा उन्होंने। अब उसको देखो ना, मैं भी किसी के पास जाऊँगा, मैंने बिल्डर हूँ, मैं जमा काट दूंगा, आपको ये दे दूंगा, फ्री प्लॉट दे दूंगा, बच्चों के लिए काम दे दूंगा, तो निश्चित तौर पर आप भी बोलते हैं। और सरकार पे कोई भी आदमी विश्वास कर लेता है, ये बड़ी बात है, प्राइवेट में कोई विश्वास नहीं करता। तो इनका विषय तो पहला और आखिरी यही था जी कि उसको जमीन को हथियाना, सीधा सा शब्द हथियाना। तो फिर आप हमारे को एक चीज़ बताइए कि और किसानों का तो ये भी कहना था कि 25% रिजर्वेशन जो है हम लोग को दी जाएगी और 10 से 25% कटौती हमारी फीस में करी जाएगी, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब बीजेपी की सरकार आ गई उनको लगा नहीं कि ज़रूर, उन्होंने तो क्या करा, अपना जो कॉफर है सिर्फ वो बनने में लगे रह गए वो लोग, और उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ बताओ, देखो बीजेपी के टाइम पे हरियाणा में जाट आरक्षण हो रहा, तो उस पर आपका फिर क्या टेक है कि मतलब वो जो भी आरक्षण हुआ उस टाइम पे, आप उसकी गहराई में जाओगे, आप युवा जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हो, ये इतिहास आप कभी खोलोगे इतिहास के पन्नों को, अभी चुनावी विषय भी चला हुआ है, अब ये पन्ना हर बार खोलता है कि जाट आरक्षण, उसको नाम दे दिएगा जाट आरक्षण। आप उसकी गहराई में इतिहास में कभी जाओगे तो वो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अभियान था कि सिर्फ कुर्सी की लड़ाई, उसको नाम दे दिएगा जाट आरक्षण। एक समुदाय को भड़का के और दूसरे समुदाय पर अटैक करना, भाईचारे के माहौल को खराब करना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसमें आप देखोगे, आप युवा पत्रकार बनने जा रहे हो, उसमें खूब उनकी कॉल रिकॉर्ड हुई, उनके जो प्रतिनिधि थे उनकी रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ ये दिखाया गया कि भाई कुर्सी हथियाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ही मकसद था, मेरी कुर्सी काबिज रहे, हरियाणा चाहे आग लगे या बर्बाद हो। तो इसलिए उन्होंने जाट आरक्षण को वो नाम दे दिया गया। हाँ। वो एक नाम, एक समुदाय को भड़का के, क्योंकि वो उसी समुदाय से आते हैं, उसको भड़का के कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व मैं कर सकता हूँ, और अगर सरकार बनानी है तो इसको लोकतंत्र तरीके से ना लेके एक डिक्टेटरशिप में हमें राज करना है। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आप ये देखो, सोनीपत से खुद चुनाव आ रहे, उनका बेटा चुनाव आ रहा, और ये वर्तमान जो स्थिति चली हुई है, अब वो आज भी रोहतक में हार की ओर अग्रसर है। हरियाणा में जो चमत्कार जिसको बोलती है राजनीतिक पार्टियाँ, वो इसी बेस पे आई कि अंत्योदय के लक्ष्य से, जो पंडित दीनदयाल जी ने हमारे को एक सपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाया कि पंक्ति में आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति का अंत्योदय, इस शब्द का मतलब ये कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है उस तक सरकारी योजना का लाभ पहुँचाना। इसलिए 10 सीटों हरियाणा में 10 में 10 सीटें आना, और आज हम उसी मैंडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप 4 जून को देखना कि बहुत बड़ा परिवर्तन जो दिखाया जा, कंपटीशन है, मुकाबला है, मोदी जी का ग्राउंड पे काम नहीं है, एक बहुत बड़ा इतिहास हरियाणा फिर में जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये पर्ची खर्ची की झूठ की सरकार नहीं है, किसी को प्रलोभन, जैसे आप कह रहे हो भी 5 रिजर्वेशन देंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम एक्वायर करेंगे। मारुति का उद्योग लग रहा है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई लोग नहीं दिया वहाँ, जिसने जगह देनी है और नहीं देनी पड़ते, कोई एजुकेशन नहीं है। तो इससे बड़ी मिसाल तो आप कहाँ मिल सकती है। तो फिर आप एक बात बताइए कि आपको लगता है कि जो ज़मीनें हम किसानों से ली गई, हाँ हरियाणा के किसानों से ली गई, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? अगर उनसे देखो, सरकार एक समाज का आईना होता है। वो तो सरकार ने उनको प्रॉमिस करा, वो सरकार आगे चली, ठीक है, कि भाई उन्होंने वो तो निभा नहीं पाई अपना वादा। अब 2014 में आ गई बीजेपी की सरकार, तो आपको क्या लगा कि बीजेपी की सरकार ने क्या मेहनत करी इस चीज़ के पीछे कि हाँ जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है इन यूनिवर्सिटीज़ में, जिनके बच्चों को 10 से 25% कटौती नहीं मिल रही है फीस में, क्या उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? क्या बीजेपी सरकार ने उसके लिए काम किया कुछ? देखो, वो उसमें मैं उस विषय में आपको मैं जाऊँगा। हर सरकार का काम करने का तरीका अलग होता है। उनका मोटिव क्या था जगह लेने का, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का मोटिव क्या है। पर इसमें मैं एक चीज़ एड ऑन करूँगा, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र से आता हूँ। अगर इस तरह का कोई वादा हुआ है ऑन रिकॉर्ड अगर इस तरह का वादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, तो निश्चित तौर पे ये होना चाहिए, और
हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बात पहुँचाएंगे कि उस सरकार ने वादा किया तो हम इसको पूरा करें, ताकि लोग ये मान तो चुके ही हैं कि सरकार में बदलाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, उसको हम एक कदम और आगे बढ़ा के, बड़ा दिल दिखा के ये कार्य करने का काम निश्चित तौर पे करेंगे। अगर इस तरह का विषय कोई और रिकॉर्ड हुआ, लिखित में हुआ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2006 के तहत 25%, जैसे अभी आपने बोला, ये सिर्फ एक भूपेंद्र हुड्डा या किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ एज पर दी एक्ट 2006 कि इन यूनिवर्सिटीज़ को 25% रिजर्वेशन देना चाहिए, इतना इनको करना चाहिए। तो अब आने वाली सरकार, क्योंकि बीजेपी की लहर बहुत तेज़ है हरियाणा में 24 इलेक्शन के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग जीत जाते हैं, बीजेपी की सरकार जीत जाती है, तो आप लोग क्या बदलाव लाएंगे? क्या मैनिफेस्टो आपने तैयार करा है एजुकेशन को देखते हुए? सोनीपत आप एजुकेशन में देखो, अभी हमारी यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं जो प्रोसेस में है, और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हो कि इस विषय पे जो राजीव वैद्य ने, पहला काम तो हम अपने मैनिफेस्टो में यही करेंगे, हमारा प्रयास ही रहेगा कि हम उसको पूरा करें, ताकि जो भोले भाले आदमी थे जो उस समय इन बातों में फंस गए, वो काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पे वो काम तो गलती हुआ है, तो पहले मैनिफेस्टो में हम यही डरवाएंगे। अभी आपने एक उदाहरण देता हूँ आपको, अभी एक विषय आया था चुनाव के दौरान, एक जनता विद्या धर्मा घोटाला में एक वो यूनिवर्सिटी बनाई है हरियाणा सरकार ने, वो एक संस्था थी, उसको यूनिवर्सिटी बनाया गया। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद वहाँ BCB अपॉइंट हो गई। उसमें एक विषय आया कि भाई जो कुछ ईयर का विषय था, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे, भाई इस ईयर तक जो कर्मचारी वहाँ लगे हुए थे उनको तो गवर्नमेंट एडॉप्ट करेगी, उनके बाद ये नहीं करेगी, एक विषय। पर जैसे ही सरकार के चुनावी मौसम में, ये चुनावी समय में ये बात आई कि भाई ऐसा ही गलत हो रहा है, तो उनको, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, तो उनको सरकार के माध्यम से आश्वासन मिला कि किसी के साथ गलत नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ। तो इसी बात को मैं उससे जोड़ता हूँ। अभी हमारा विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उन चीज़ों में ये मुद्दे ज़्यादा बढ़ते, स्थानीय, ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्र हित में चुनाव है, ये उसमें बड़े मुद्दे चलते हैं, विश्व स्तर के मुद्दे, तो निश्चित तौर पर हम इस विषय को लाएंगे, समस्या का समाधान जरूर करेंगे। एक चीज़ और बताइए कि जैसे अशोका यूनिवर्सिटी और जिंदल यूनिवर्सिटी के बच्चे बाहर जाते हैं, ये लोग कई बारी इनका एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ये किसी चीज़ के प्रभाव में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा क्या लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से नहीं बनना चाहिए कि वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रिक्ट हो कि एक तो ये बच्चे पहले तो यूनिवर्सिटी से अगर बाहर जा रहे हैं तो इनको वो चीज़ें, गलत चीज़ें ना मिले, एज के हिसाब से मिले, इनका कुछ ID वगैरह चेक हो जिस हिसाब से इनको चीज़ें मिले। और फिर उसके बाद हमारा जो जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी के बाहर एक थाना भी लगा हुआ है, थाना है वहाँ पर, तो क्या पुलिस को कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए जो इन बच्चों की सेफ्टी के लिए हो? अब क्योंकि इतना यूथ आ रहा है, पेरेंट्स ट्रस्ट करके बच्चों को भेजते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए जो इन बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए हो, क्योंकि आगे आने वाला यूथ तो यही है। आपने अपने इस वाक्य में, इस प्रश्न में 3-4 बार एक शब्द का यूज किया, वो था यूथ। यूथ, विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि यूथ जिस तरफ चलता है ना, उस तरफ इतिहास बनते हैं, और यूथ अगर अच्छे काम के लिए चला तो इतिहास रचेगा, और बुरे काम के लिए चला तो भी वो इतिहास तो नहीं कह सकते, पर गलत इतिहास रचेगा। यूथ को कंट्रोल करना, आप ये कह रहे हैं कानून, लॉ, कानून हर चीज़ का है, पर कई बार सरकार की वो होती है कि आप यूथ है, चलो गलत तरीके से किसी काम में गलती से फंसता है, वो जानबूझ के नहीं करता कोई भी, वो प्रभाव में आके या किसी दोस्त के प्रभाव में आके। अब इन जिस आप बात कर रहे हो कि नशे की, एडिक्शन की, यहाँ से बच्चे निकल के विश्व स्तर पे अपना नाम भी रोशन करते हैं, ऐसे बच्चे की उनकी परसेंटेज ज़्यादा, इनकी कम है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये देखता है कि किसी बच्चे की अगर गलती हुई है तो उसमें उसका बेसिक कसूर नहीं है, वो किसी के प्रभाव में आके गलत हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है उन्होंने, और वो इतने सख्त है कि उसमें यूथ भड़क सकता है। मैं एक शब्द का यूथ भड़क सकता है। बढ़ेगा का कौन? जो गलत काम कर रहा है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो अच्छा यूथ है। कानून के दो पहलू हैं, अच्छा भी और बुरा भी। जब कानून सख्ती करता है ना, तो उसमें बेकसूर भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर और सरकार का ये भी मकसद होता है कि
किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को खास तौर से यूथ के साथ, क्योंकि उसके पूरे जीवन का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे बड़ी बात। लायनल स्ट्रिक है। मैंने खुद जिंदल के बाहर ये देखा है कि कोई बच्चा अगर गलत है, कोई नशा कर रहा है, कोई एडिक्शन में है, तो उसको पुलिस वाले उठा के आपकी जिंदल यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ के आते हैं। मैंने देखा प्रैक्टिकल, और उसके माँ बाप तक इंटीमेशन करते हैं कि भाई आपका बच्चा बिना कोई शिकायत लिखे, वो उनकी एक मानवता है कि इस बच्चे का जीवन खराब है। खराब क्योंकि अगर- एक सेकंड ही लगता है बच्चे का जीवन खराब होने में, तो तो एक रिपोर्ट लिखने की कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा। हाँ सारी उम्र उसका, सारी जीवन वो संघर्ष ही करता रह जाएगा। तो एक पोलाइट भी, एक मानवता भी होती है कि भाई चलो, एक होता है कि कसूर और एक कसूर करवाना, दोनों में फर्क है। तो इसलिए लाना थोड़ा सा लाइट रहता है बच्चों के प्रति, चल बच्चे हैं समझ जाएंगे, क्योंकि जो अधिकारी बैठा है उसके भी तो बच्चे है ना, बिल्कुल वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है, कोई बात नहीं, बच्चा समझ जाएगा। तो लाइन ऑर्डर की शक्ति है, और उस शक्ति में यूथ ही फिर कहता है कि शक्ति कर दी सरकार ने, तो ये भी सब है उसमें। तो आप क्या हमारे से क्लास चीज़ क्या हमारे दर्शक को कहना चाहिए? मैं शिक्षा के माध्यम से, तो मैंने शुरू से बताया कि आपको की शिक्षा निश्चित तौर पे होनी चाहिए। जहाँ शिक्षा बढ़ेगी वहाँ हर चीज़ बढ़ेगी। जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ वो देश, वो समाज, वहाँ का वातावरण सब तरक्की करेगा। और जो आपने नशे वाली बात कही, मैं ये कहूँगा कि बच्चों को, हमारा युवा इतना सक्षम है, हिंदुस्तान का युवा, कि वो किसी भी चीज़ को बदल सकता है। और उसका एक उदाहरण हमें मिलता है कि वो यहाँ के माहौल को छोड़ के बाहर पड़ता है, क्योंकि इस माहौल में हमें एक माइंड सेट हो गया कि यार यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि एडिक्शन, नशा, उसको छोड़े और एक अच्छे नए कीर्तिमान साबित करें, जो कि कर रहे हैं, हमारे हरियाणा से ही कर रहे हैं। कितने खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा है, विजेंद्र सिंह है, वो इस चीज़ को हटा के, तभी तो अब साक्षी मलिक है, इन्होंने इतने इतिहास पूरे रचे, हरियाणा का नाम रोशन करा है। रोशन किया है, और वो बिना एडिक्शन के किया। अगर वो एडिक्शन होते तो कहा, बिल्कुल उसको छोड़े और अपना अपने परिवार का, हरियाणा का नाम रोशन करें। मैं तो ये आपसे धन्यवाद सर। Thank you.